世界卫生组织总干事先生。क्या आपने कभी सोचा है कि चीन में मोर फार्मिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है? यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि चीन ने अपने फार्मों में लाखों मोरों को पालकर न सिर्फ प्रकृति से जुड़े रहकर व्यापार को एक नई दिशा दी है, बल्कि इससे उसे करोड़ों रुपए का मुनाफा भी हो रहा है। तो क्या है ये मोर फार्मिंग? कैसे चीन इसके जरिए दुनिया भर को मोर पंख सप्लाई करता है? और इसके पीछे छिपे काले कारोबार को जानकर आपको हैरानी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चीन में मोर कैसे पाले जाते हैं, उनकी फार्मिंग तकनीकें क्या हैं और कैसे ये इंडस्ट्री एक मनी मशीन बन चुकी है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको हर एक कदम के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि तेजी से घटते जंगलों के कारण मोर पूरी दुनिया में गायब होते जा रहे हैं और भारत में भी ये दुर्लभ हो गए हैं। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में मोरों को अपने बर्ड फार्म में रखा है और इन पक्षियों के व्यापार से उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इस समय चीन दुनिया भर में मोर और मोर पंख सप्लाई कर रहा है, जिससे वह मालामाल हो रहा है। लेकिन क्या चीन का मोर को पिंजरे में बंद रखने के पीछे कोई काला मंसूबा है? चीनी फैक्ट्रियों में पिकॉक फार्मिंग कैसे होती है और इन फार्म्स में रहने वाले मोर के साथ क्या होता है जब वे बड़े होते हैं, जानिए इस आंख खोल देने वाली वीडियो में। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की बात आती है, तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, वहां से चीन की सोच शुरू होती है। जैसे कि चीन में सांपों की ब्रीडिंग, रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडे बनाने की फैक्ट्रियां और कई एनिमल्स ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, 1960 में चीन ने 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था, जिससे ये चिड़ियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गईं। हाल ही में चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश को मरने के लिए छोड़ दिया। अब चीन के एक और सीक्रेट बिजनेस से पर्दा उठा है और जानकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की। आसान शब्दों में कहें तो मोरों को पकड़कर उन्हें कैद करना और फिर उनकी ब्रीडिंग करना। दोस्तों, मोर अपने अद्भुत पंखों के लिए सदियों से मशहूर हैं। जब मोर बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। मोर पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि अब तक कई फैक्ट्रीज ने उनकी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि पीकॉक फेदर्स को दुर्लभ माना जाता है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो लोग उससे स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दशकों में मोर पंख कलेक्ट करना एक ऐसी ख्वाहिश बन गई है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पंखों का इस्तेमाल खास तौर पर प्रीमियम होम डेकोर में किया जा रहा है। इसके अलावा मोर पंख को लकी चार्म भी माना जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग सुई में कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसलिए मोर पंख का विशेष महत्व है। मोर कुदरती रूप से अपने पंख झाड़ते हैं और कई बार इनके पंख टूटकर गिर जाते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करते थे और बेचते थे। लेकिन जंगलों के कटने के कारण मोरों की संख्या घटने लगी है, जिससे मोर पंख मिलना दुर्लभ हो गया है। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना अपराध है, लेकिन चीन इन नियमों की अनदेखी करता है। यही कारण है कि चीन के फार्मर्स ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की है। चीन में पीकॉक फार्मिंग के लिए किसान सबसे पहले एक बड़ा मैदान तैयार करते हैं, क्योंकि मोरों को अपने पंख फैलाने और फ्री मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। हर मोर को लगभग 100 स्क्वायर फीट का इलाका चाहिए होता है। इसके बाद उस मैदान के चारों ओर 6 से 7 फीट की दीवार खड़ी की जाती है, क्योंकि मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। मोर काफी नाजुक होते हैं और खराब मौसम से बचाने के लिए उनके लिए शेल्टर तैयार किए जाते हैं। इनके शेल्टर में लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक और पेड़ की टहनियों से ऊंची बैठने की जगहें बनाई जाती हैं, ताकि मोर आराम से मूवमेंट कर सकें और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा ठंडे मौसम में हीटेड फ्लोरिंग भी इंस्टॉल की जाती है,
ताकि मोर बीमार न पड़े। इन तैयारियों के बाद किसान मार्च से सितंबर तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान मोर ब्रीडिंग सीजन में होते हैं। मेल पिकॉक अपनी पसंदीदा फीमेल पिकॉक यानी पीहस को लुभाने के लिए अपने पंख फैलाते हैं और इस प्रक्रिया में उनके पंख टूटकर गिरते हैं, जिन्हें किसान कलेक्ट करके बेचते हैं। खैर, जब मादा मोर को नर मोर पसंद आता है तो वह अपने पंख खोलकर मोर के पास जाती है और उसकी मूवमेंट कॉपी करती है, यानी हरी झंडी दिखा देती है। फीमेल पिकॉक की सहमति के बाद दोनों मोर मीटिंग करते हैं और कुछ समय बाद मादा मोर 3 से 5 अंडे देती है। ये अंडे वह छोटे घोंसले या घास के बीजों में छिपाकर रखती है ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। अंडों का एक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिनों तक का होता है और इस दौरान मादा मोर अपने अंडों के पास रहती है ताकि उन्हें गर्म रख सके। करीब 1 महीने बाद ये अंडे फूटते हैं और छोटे बच्चे का जन्म होता है। इन्हें पीचिक्स कहा जाता है और ये गाइडेंस से लेकर खाने की खोज तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं और पंख भूरे रंग के होते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका रंग खिलने लगता है और 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक अपने अद्भुत पंख विकसित कर लेता है। पिकॉक फार्मिंग के दौरान किसान इन पिकॉक्स को अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली और मेंढक देते हैं और इनके न्यूट्रिशन और विटामिन्स का खास ध्यान रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि चीन के ये किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उनके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पिकॉक 10 से 25 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन कैप्टिविटी में रहने की वजह से यह 40 सालों तक भी जीवित रह सकता है। ऐसे में एक किसान मोर पालते हैं और हर मैटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख कलेक्ट करते हैं। साथ ही आखिरी महीनों में उन्हें पकड़कर बड़े ही ध्यान से उनके बचे हुए पंख भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि इससे मोर को कोई हानि न पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके नए पंख नहीं आएंगे। फिर भी इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर डिजाइन, फैशन और कई अन्य क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा मोर के पंखों की सुंदरता और दुर्लभता ने इन्हें एक प्रीमियम उत्पाद बना दिया है, जिसकी मांग सिर्फ घरों की सजावट में ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी बढ़ी है। इस प्रकार पीकॉक फार्मिंग से किसानों को नियमित आय मिलती है और साथ ही यह एक स्थिर व्यापार मॉडल भी बन चुका है, जो उन्हें आने वाले वर्षों में भी लाभकारी बना सकता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब मोर के चूजे का जन्म होता है तो उसे अगले 3 सालों तक उसकी मां के साथ रहने दिया जाता है। फिर जब उसके सभी पंख विकसित हो जाते हैं तो ये किसान उसे बेच देते हैं। फिर आगे दूसरे किसान उन्हें पालते हैं या फिर उनके पंख निकाल कर बेच देते हैं और मार्केट मीट भी बेचते हैं। दरअसल मुर्गी और बतख की तरह मोर का मीट भी मांस मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन कुछ शौकीन लोग पिकॉक मीट खाना पसंद करते हैं। हालांकि यह काफी दुर्लभ होता है और खुशकिस्मती से इन पक्षियों को जल्दी नहीं मारा जाता, लेकिन हाँ, उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में जरूर रखा जाता है और उनके अद्भुत पंखों को निकाल कर बेचा जाता है। आखिर में आपको बता दें कि पिकॉक फार्मिंग बिजनेस आज के समय में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में काफी चलन में है, जहां इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में मोर पंख और अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। ये उद्योग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और जानकारी पूर्ण लगी होगी। तो हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।